बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मोहसिन नकवी साहब की एक वीडियो जो आप सबने भी देखी होगी कि जो लाहौर की कैंप जेल का दौरा किया मोहसिन साहब ने, वहाँ की कंप्लेंट्स, वहाँ के इश्यूज़ क्या हैं उनके लिए। तो उस वीडियो ने मेरी अटेंशन ग्रैब की और मैं रात बड़ी देर तक उस वीडियो को सोचता रहा और देखता रहा। क्यों, मैं वजह भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी साहब के विज़िट की वजह आपको बता दूँ। मोहसिन साहब जी कैंप जेल गए थे कि वहाँ पर 9 मई के बाद जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जो नौजवान बुज़ुर्ग जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स गिरफ़्तार हुए हैं, बाकी लोग जो पहले से गिरफ़्तार हैं, उन लोगों के मसाइल जान सकें कि जेल में क्या क्या मसाइल हैं, उनको हल किया जाए या एड्रेस किया जाए या कोई बेहतरी लाई जाए जेल में जो कैदी हैं उनकी ज़िंदगियों में। इसके लिए मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट किया था और उसके बाद उन्होंने खुद ही वो जो कंप्लेंट्स थी उनकी, उन्होंने खुद ही अपनी ट्वीट के अंदर वो भी मेंशन कर दी कि वहाँ पर जो कैदी थे उनको ये मसाइल थे और उसमें कूलर नहीं चल रहे थे, पानी वो पंखे नहीं चल रहे थे, मुलाकातों का टाइम जो था वो, इस किस्म के काफ़ी सारे मसाइल थे जो उनको वो खुद ही ऑब्वियसली एड्रेस करेंगे व्हेन ही हैज़ टू। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें विच आई वांटेड टू डिस्कस कि जो एक फ़ोटो रिलीज़ की गई, उस फ़ोटो के अंदर मोहसिन नकवी साहब के साथ जो सामने एक नौजवान बैठा हुआ है, वो नौजवान है अब्दुल रहमान, अ वेरी यंग मैन, अ वेरी एनर्जेटिक यंग मैन। वो सामने बैठा हुआ है और मोहसिन साहब ज़मीन पे बैठ के उससे मुलाकात कर रहे हैं। अब्दुल रहमान की दाढ़ी बड़ी हुई है। वो फ़ोटो देख के ना मेरे लिए बड़ा पेनफुल था, बिकॉज आई नो अब्दुल रहमान, मैं अब्दुल रहमान को जानता हूँ। अब्दुल रहमान के जी वालिद ओकाड़ा के सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब हालात वाक़यात बदले 9 मई के बाद, तो उन्होंने छोड़ दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, उन्होंने सदारत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले की सदारत जो है, उधर से उन्होंने वो सदारत छोड़ दी। लेकिन उसके बाद भी उनका मुश्किल वक्त ख़त्म नहीं हुआ। अब्दुल रहमान उसके बाद भी जेल में रहते हैं। अब्दुल रहमान बरतानिया में तालीम हासिल कर रहे थे, पाकिस्तान आए हुए थे रूटीन में। जब छुट्टियों में बच्चे आते हैं सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, जिस तरह वालिदैन के पास ही अपने अपने वापस मुल्कों में आते हैं, अब्दुल रहमान भी आए हुए थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मुल्क में पीक पे थी 9 मई से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था, वो भी उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा थे। और जब कोर कमांडर हाउस वाला इंसिडेंट हुआ, तो तब ये भी जियो फेंसिंग में उसके इर्द गिर्द कहीं पे पाए गए होंगे, या इन्होंने कोई वहाँ से वीडियो या वहाँ से कोई ट्वीट या वहाँ से कोई पोस्ट लगाई है, तो उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान एक ब्राइट फ्यूचर वाला नौजवान, मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा दिल ये मानने से कासिर है कि अब्दुल रहमान जिन प्रॉब्लम से, जिस जेल में जिन कैदियों से जिस तरह की ज़िंदगी अभी 2-3 महीने से गुजार रहा है, वो शायद प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके। ये मेरा एक डाउट है, मेरा एक फ़ियर है। लेकिन मेरी दुआ ये है कि अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान जैसे बाकी तमाम लोग जो गिरफ़्तार हैं, अल्लाह करे कि वो सोसाइटी को उसी तरह सर्व करें जिस तरह बाकी लोग कर सकते हैं, और ये एक इंसिडेंट उनकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज ना हो। लेकिन ये मेरा फ़ियर भी है साथ साथ कि जिस हालातों वाक़यात में मैंने अब्दुल रहमान को देखा हुआ है एटीसी के अंदर, जब पहली पहली पेशियाँ थी एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, इन तमाम लोगों की जो 9 मई के बाद पकड़े गए थे, तो मैंने अब्दुल रहमान को पहचाना नहीं था। जेल, वो जो प्रिजन वैन होती है, उसके अंदर से अब्दुल रहमान ने मुझे आवाज़ दी, एंड मैं काफ़ी देर शॉक में था आफ्टर दैट कि दिस इज़ नॉट अब्दुल रहमान। एक बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा साफ़ सुथरा, पढ़ा लिखा, महज़्ज़ब नौजवान, और उसके जो होंठ भी थे वो फटे हुए थे, पानी ना मिलने की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी स्किन का कलर चेंज हो गया होता। जब मैंने पहली दफ़ा उसको एटीसी में देखा था, तब की बात कर रहा हूँ, गिरफ़्तारी के बाद। तो अल्लाह करे कि वो हालात वाक़यात उस तरफ ना जाएँ। और कल जिस तरह वो फ़ोटो देखी ना, दाढ़ी बड़ी हुई ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ अब्दुल रहमान, तो यकीन माने बड़ी तकलीफ़ हुई। अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे वो फ़ोटो देख के। उसके बाद एक और स्टोरी है उसी से मिलती-जुलती। ये तो अब्दुल रहमान है कि जो एक फ्यूचर की स्ट्रगल में ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने मुल्क के लिए, ख़ानदान के लिए, अपनी ज़ात के लिए तालीम बाहर हासिल कर रहा था कि वापस आऊँगा, पाकिस्तान की खिदमत करूँगा, मुल्क के लिए कुछ करूँगा। एक उसी कोर कमांडर हाउस के साथ पीएसओ का पेट्रोल पंप है, गिरजा चौक के अंदर। आप सब ने देखा होगा, हम सब जानते हैं। उस पेट्रोल पंप पे 9 मई के बाद जब ये सारे गिरफ्तारियां स्टार्ट हुई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, आगे चल के गिरफ्तारियां जब स्टार्ट हुई, तो उस पेट्रोल पंप से रात के वक्त पुलिस वालों ने एक बंदा उठाया, उसका नाम है आबिद, आबिद मसीह। अब आबिद मसीह की कहानी आप सुनेंगे ना, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं मज़ीद डिटेल्स इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनके लिए डिटेल्स इकट्ठा करना भी अजाब बन जाता है। मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ आपको। आबिद डिसेबल्ड है, आबिद का एक पाँव कट चुका हुआ है। आबिद उसी जो पेट्रोल पंप है पीएसओ का, वहाँ पर गाड़ियाँ धोता था, और बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था कि वो आम नॉर्मल लोगों की तरह फंक्शन नहीं कर सकता था। तो नाइट शिफ्ट में वहीं पर मोस्टली सो जाया करता था।
कि चलो रात को भी कोई गाड़ी आ गई तो धो ली, बीच में से कोई 200-400-500 रुपये बच के बच्चों की रोटी कमा ली। आबिद को जी पुलिस ने वहाँ से जियो फेंसिंग में नंबर आ गया होगा या जो भी होगा, क्योंकि आप कोरकमंडल हाउस के बिल्कुल साथ बैठे हो, और अगर आप उस रेडियस की जियो फेंसिंग करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आए होंगे जो रेजिडेंट भी थे, जो वहाँ पर काम भी करते थे। वहाँ पर पिज़्ज़ा की शॉप्स भी हैं, वहाँ पर फार्मेसीज भी हैं गिरजा चौक के अंदर, और कोरकमंडल हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल साथ है, जियो फेंसिंग में तमाम लोग आए होंगे। वो आबिद उठा लिया गया, आबिद अंदर चला गया। आबिद के जो सर्विस स्टेशन के कलीग्स थे वो उसके 2-4 दफ़ा पेशियों पे गए, एक दफ़ा जेल भी मुलाकात करने गए। बदकिस्मती की बात है, दिल फट जाता है कहानियाँ इस तरह की सुन के। तो आबिद का 2-4 दफ़ा वो पेशियों पे गए, उसको मिलने गए जेल, तो जेल मुलाकात के लिए उनको कि 4-5 हज़ार रुपये भरना पड़ा, जो हमारा एक वो रिश्वत का कल्चर है पाकिस्तान में। जब वो अंदर गए तो उन्होंने आबिद को बताया कि यार हमें तो तुमसे मुलाकात करने के लिए भी 4-5 हज़ार रुपये भरना पड़ा। तो उसने खुद से कह दिया कि आज के बाद आप लोगों ने मुलाकात करने मेरी नहीं आना। इन लोगों ने मुझे पानी भरने पे लगा दिया हुआ है, मैं पानी भरता हूँ कैदियों के लिए, और मैं ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानियाँ से स्टार्ट होती है। आबिद जेल चला जाता है, और उसके बाद आबिद के 3 बच्चे हैं, बेगम है। बेगम से अलहदगी गालिबन पहले हो चुकी थी 9 मई गिरफ्तारी से पहले, और बच्चे आबिद अकेला पालता था, इसी के लिए वो मेहनत मजदूरी करता था सर्विस स्टेशन के ऊपर। और 9 मई की गिरफ्तारी के बाद आबिद के तीनों बच्चे आबिद की फूफी के पास शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज आबिद का दुनिया में और कोई नहीं है। फैमिली यही थी, बच्चे थे, बीवी थी, बीवी छोड़ के चली गई, तो बच्चे जो थे ऑब्वियसली बाप नहीं है, तो बच्चे छोटे थे, वो आबिद की फूफी के पास शिफ्ट हो जाते हैं। वो चंद दिन, हफ्ता 10 दिन ख्याल करती हैं उनका, और उसके बाद आबिद की फूफी जो हैं, उनके 3 बच्चे आबिद के, वो उनको लेकर यतीम खाने चली जाती हैं। ये यहाँ पर यकीन मानिए दिल फट जाता है कि क्या क्या कैसी कैसी कहानी है हमारे मुआशरे के अंदर। तो वो साहब जिनको बगैर किसी कसूर के पुलिस ने उठाया और पता नहीं कितनी एफआईआर में उनको नॉमिनेट कर दिया, वो साहब जो है उनकी बच्चे जो हैं अब वो यतीम खाने में रह रहे हैं। मुझ तक ये केस कैसे पहुंचा कि मैं जिस सर्विस स्टेशन से गाड़ी वॉश करवाता हूँ, उसी सर्विस स्टेशन से मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि जी बंदा है, डिसेबल्ड है, चल नहीं सकता, लावारिस है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो आप उसके लिए कोई आवाज़ उठाइए किसी तरह से, कोई वकील कर दीजिए। तो आज जब मैं वापस उस सर्विस स्टेशन पे गया हूँ, मैंने कहा यार कि मैं आफ्टर दैट स्टोरी नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट, मैं जो भी मुमकिनात में से हुआ, मेरे जो बस में हुआ, मैं उसके लिए करूँगा इंशाल्लाह। तो एक चीज़ फिर मैं दोबारा से, एक चीज़ जो अच्छी हो वो अप्रिशिएट की जानी चाहिए कि जिन लोगों से मेरी बात हुई जो किसी भी लेवल के ऊपर मदद कर सकते थे इसमें, मेरी और आबिद की, उन लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था कि री इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं इसको, कि इसको दोबारा से इसकी तफ्तीश करवाते हैं, ये वो एंड एवरीथिंग। तो हम पॉजिटिव के अल्लाह खैर करेगा। मेरा मकसद ये बताने का ये था कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनका लेना देना ही कोई नहीं था पॉलिटिकल एक्टिविटी से, वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर आप तक इस तरह की स्टोरी आती है तो प्लीज़, आप लोग खुद नहीं शोर मचा सकते, आप लोग खुद नहीं हेल्प कर सकते, आप लोग खुद वकील नहीं अरेंज करके दे सकते, कम से कम हमें बता दिया करो यार, उसमें और कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ मी, कल को हम अल्लाह के सामने जवाब देते होंगे कि जब हमें लगा कि हम तक कोई आवाज़ पहुंची तो हमने आवाज़ सुनी, कम अज़ कम हमने रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर, अपनी सी कोशिश की हमने हेल्प करने की। तो फिर आगे कर सके या ना कर सके वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कोई भी इस तरह की स्टोरी आप तक आए, कोई भी इस तरह की कहानी आप तक आए तो प्लीज़ बता दिया करें। मुझे नहीं, अपने इर्द गिर्द किसी और सहाफ़ी को, किसी और बंदे को, किसी और दोस्त को बता दिया करें। हो सकता है वो हेल्प करने के काबिल हों, या वो हेल्प करने के वो एक कहते हैं ना कि सिर्फ स्पिरिट रखते हों। तो आबिद के लिए दुआ कीजिएगा, अब्दुर्रहमान के लिए दुआ कीजिएगा, इस तरह के बेतहाशा नौजवान हैं, उन तमाम नौजवानों के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि अब थक गई है ये कौम यार, मायूसी, अजीब सी कहानियाँ हर तरफ सारा दिन मिलती हैं। बस अल्लाह पाक हम पे रहम करे, अब चीज़ों को अब आगे चलना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत इसके ऊपर 9 मई के ऊपर बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत मार कुटाई हुई है लोगों की, बहुत पुलिस ने छापे मारे हैं लोगों के घरों पे। अब चीज़ें इससे आगे चलनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।